दुख ऐसा है कि जैसे हमने अपना वतन खो दिया। रात के अंधेरे में भारत ने अपना रतन खो दिया। भारत के सच्चे रतन, सच्चे उद्योगपति, सच्चे दानवीर और सादगी की मिसाल रतन टाटा को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति, टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक सफलता दिलाई और कई उपक्रमों में निवेश किया। उनका निधन भारत के व्यापार जगत और परोपकार के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी क्षति है। किस प्रकार ये इतना बड़ा उद्योगपति और भारत रत्न रतन टाटा भारत के हर युवा, हर छोटे बड़े व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, यह हमें इनकी जीवनी से पता चलता है। और इनके जीवन के कुछ अनछुए पल, क्यों इन्होंने विवाह नहीं किया, क्यों इन्हें अनाथ आश्रम से गोद लिया गया और किस प्रकार ये टाटा कंपनी को देश की कंपनी से विश्व की कंपनी बनाने में कामयाब रहे। रतन टाटा, जिनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है, एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी और टाटा सन्स के सेवा मुक्त चेयरमैन है। टाटा समूह भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे और सुदृढ़ और मजबूत बनाया। रतन टाटा सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वो अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए थे। हालांकि उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक काम किया। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप देश में रहकर भी ऐसे शिखर पर पहुंच सकते हैं जहां हर भारतीय आप पर गर्व करे। रतन टाटा सभी टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ और समूह का राजस्व भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया। रतन टाटा एक परोपकारी व्यक्ति हैं, जिनके 65% से ज्यादा शेयर चैरिटेबल संस्थाओं में निवेश किए गए हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और साथ ही भारत में मानवता का विकास करना है। रतन टाटा का ऐसा मानना है कि परोपकारियों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की जरूरत है। 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र में 25 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 में सम्मानित किया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा और मां सोनू कमिसीरियात हैं। उन्हें एक छोटा भाई जिमी टाटा भी है। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। तत्पश्चात दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी, जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते हैं। बचपन से ही रतन एन टाटा का पालन पोषण उद्योगियों के परिवार में हुआ था। वे एक पारसी पादरी परिवार से जुड़े हुए थे। उनका परिवार ब्रिटिशकालीन भारत से ही एक सफल उद्यमी परिवार था। इस वजह से रतन टाटा को अपने जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं देखना पड़ा। मुंबई के कैपिन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी लंदन से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स किया। उन्हें प्रसिद्ध कंपनी IBM ने नौकरी का बढ़िया प्रस्ताव दिया, लेकिन रतन ने उस प्रस्ताव को ठुकराकर अपने पुश्तैनी बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की ठानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जॉन्स और एमोन्स में कुछ समय कार्य किया, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत को देख अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर उन्हें वापस भारत आना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने IBM के साथ काम किया, लेकिन उनके दादा JRD टाटा को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की। टाटा समूह से जुड़ने के बाद उन्हें काम के सिलसिले में टाटा स्टील को आगे बढ़ाने के लिए जमशेदपुर जाना पड़ा। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। उसके बाद वे टाटा ग्रुप की और कंपनी के साथ जुड़े। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया, जिसकी उस समय बहुत ही बुरी हालत थी और उन्हें 40% का नुकसान और 2% ग्राहकों के मार्केट शेयर खोने पड़े। लेकिन जैसे ही रतन टाटा उस कंपनी में शामिल हुए, उन्होंने कंपनी का ज्यादा मुनाफा करवाया और साथ ही ग्राहक मार्केट शेयर भी 2 से बढ़कर 25% तक ले गए। उस समय मजदूरों की कमी और नेल्को की गिरावट को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था।
जेआरडी टाटा ने जल्द ही 1981 में रतन टाटा को अपने उद्योगों का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन उस समय ज्यादा अनुभवी न होने के कारण कई लोगों ने उत्तराधिकारी बनने पर उनका विरोध किया। लोगों का ऐसा मानना था कि वे ज्यादा अनुभवी नहीं हैं और न ही वो इतने विशाल उद्योग जगत को संभालने के काबिल है। लेकिन टाटा ग्रुप में शामिल होने के 10 साल बाद सन 1991 में जेआरडी टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऊंचाइयों को छुआ और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इश्यूज जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णतः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया। देश की पहली कार जिसकी डिजाइन से लेकर निर्माण तक का कार्य भारत में ही अपनी ही कंपनी में किया गया। उस टाटा इंडिका प्रोजेक्ट का श्रेय भी रतन टाटा के खाते में जाता है। तत्पश्चात टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील के कोरस का अधिग्रहण किया, जिसके टाटा समूह को साख भारतीय उद्योग जगत में और ज्यादा बढ़ गई। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती यात्री कार भी रतन टाटा के ही सोच का परिणाम है। टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज भारत की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी कंपनी है। वह फोर्ड फाउंडेशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के भी सदस्य हैं। आज टाटा ग्रुप का 65% मुनाफा विदेशों से आता है। 1990 में उदारीकरण के बाद टाटा ग्रुप ने विशाल सफलता हासिल की और फिर इसका श्रेय भी रतन टाटा को ही जाता है। 28 दिसंबर 2012 को वो टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया, लेकिन 4 साल बाद साइरस मिस्त्री को भी इस पद से हटा दिया गया और फिर 4 महीने के लिए टाटा समूह का भार रतन टाटा ने अपने कंधों पर लिया। अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो कंपनी के कामकाज में शामिल रहते थे। अभी हाल ही में उन्होंने भारत की कई ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील और अपनी व्यक्तिगत निवेश किया था। इसके साथ उन्होंने एक और ई कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियो में भी निवेश किया था। वर्तमान में यानी कि अपनी आखिरी सांस तक टाटा समूह के वे सेवानिवृत्त अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ वे टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने हुए थे। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद के एक सदस्य भी थे। रतन कई कंपनियों के बोर्ड का निदेशक भी थे। रतन टाटा भारतीय एड्स कार्यक्रम समिति के सक्रिय अध्यक्ष भी थे। वो इस बीमारी को इस देश में बढ़ने से रोकने की हर संभव कोशिश करते थे। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रतन टाटा का काफी नाम सुनाई देता है। वे मित्सुबिशी कोऑपरेशन की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के भी सदस्य थे और इसके साथ ही वे अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप जेपी मॉर्गन चेज एंड बुज एलन हैमिल्टन में भी शामिल थे। रतन टाटा के यदि पुरस्कारों की बात की जाए तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2000 पर रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया था। इसके अलावा भी उनके पास सैकड़ों पुरस्कार हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल या क्षेत्रीय तीनों कैटेगरी में आते हैं। रतन टाटा आजीवन अविवाहित रहे। रतन टाटा व्यक्तिगत तौर पर बड़े शर्मीले हैं और वह दुनिया की झूठी चमक दमक में विश्वास ही नहीं करते। वे सालों से मुंबई की कोलाबा जिले में किताबों से भरे हुए फ्लैट में अकेले रहते हैं। रतन टाटा उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति हैं। वे मानते हैं कि व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। वे हमेशा कहते हैं आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं, इसलिए उतार चढ़ाव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा रतनजी टाटा और नवजाबाई टाटा के गोद लिए हुए बेटे थे। इससे पहले नवल टाटा JN पेटिट पारसी अनाथालय में रहते थे। रतन टाटा को अपनी दादी नवजबाई टाटा से बहुत लगाव था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तो 1940 में उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। आपको बता दें कि रतन टाटा को पालतू जानवर रखना काफी पसंद है, इसलिए उन्होंने अपना मुंबई वाला बंगला जिसकी कीमत 400 करोड़ है वो पालतू कुत्तों की देखभाल के लिए भी दिया हुआ है। वर्ष 1961 में वह टाटा समूह में शामिल हुए और उनका सबसे पहला काम चूने के पत्थरों को तोड़ना और विस्फोटक भट्टी को संभालना था। रतन टाटा ने अपने ग्रुप को 21 साल दिए और आपको बता दें कि इन्हीं 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। उनकी अध्यक्षता में टाटा समूह को पुरस्कृत किया गया, जिसके चलते समूह के राजस्व में 40% वृद्धि हुई और 50% का लाभ बढ़ा। रतन टाटा ने अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐतिहासिक विलय भी किए।
जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर, जैगुआर, टाटा टी और टेटली और टाटा स्टील के साथ कोरस शामिल थे। इन सभी विलय ने टाटा समूह की वृद्धि में अहम भूमिका निभाई और इस कंपनी को देशी कंपनी से इंटरनेशनल कंपनी बना दिया। रतन नवल टाटा को कारों का बड़ा शौक है। उनके पास फेरारी कैलिफोर्निया, कैडिलैक एक्सएलआर, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, क्रिसल सेब्रिस, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, मासेराती क्वाट्रोपोर्ट, मर्सिडीज 500 SL, जैगुआर F टाइप, जैगुआर XF और समेत बेहतरीन कारों का कलेक्शन है। रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की? ऐसा कहा जाता है कि रतन टाटा को लॉस एंजलिस में प्रेम हुआ था, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बड़े तनाव को उन्हें शादी से रोक दिया और उसके बाद जीवन में उनकी कोई लड़की नहीं आई और वह आजीवन अविवाहित रहे। रतन टाटा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रतन टाटा अपना आधा पैसा, आधे से भी ज्यादा पैसा लोगों की मदद के लिए दान में लगा देते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि भारत देश के लिए सबसे बड़े आइडियल के रूप में आज के दिन यदि कोई है तो वो है रतन टाटा, जो अब हमारे बीच नहीं रहे और ये जीवन पर्यंत लोगों को प्रेरणा देते रहे और देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।